प्रिय साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास, जिसका आज का टॉपिक हम रखेंगे कारक। कारक अर्थात केस। ठीक है। कारक आप लोगों को आपने वाक्य में देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या इस तरीके के जो भी शब्द होंगे उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध किस प्रकार दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाना है, क्या संबंध है, यही कारक कहलाता है। इन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। विस्तार से हम पढ़ेंगे। सभी शब्द किसी भी वाक्य में आपस में जुड़े रहते हैं। कोई भी शब्द हो तो वाक्य में आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि सार्थकता के साथ शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाए, तो इसीलिए उन सब का आपस में सार्थकता के साथ जुड़ा रहना भी जरूरी है। ठीक है। हम देखेंगे, एक उदाहरण देकर वैसे ही समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा को बात करेंगे। जैसे राम ने पत्र लिखा। ठीक है। यदि मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं, पत्र राम लिखा, या राम लिखा पत्र। ठीक है। राम लिखा पत्र, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यदि यहां ये ने ना हो। ठीक है। तो इसी प्रकार के शब्दों को हम केस के अंदर रखते हैं और केस में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं केस की परिभाषा से। कारक की परिभाषा से। कारक उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। संबंध बताए, या जो वाक्य में सार्थकता पैदा करता है। इन्हीं शब्दों को कारक कहा जाता है। उदाहरण से मैंने भी आपको समझाया कि जैसे श्री राम जी तीर या बाण रावण मारा। देखिए, आप श्री राम जी बाण रावण मारा, इन शब्दों का आपस में संबंध भी नहीं स्थापित हो पा रहा।
और ना ही इस वाक्य का सार्थकता में सार्थक अर्थ निकल पा रहा। सार्थक अर्थ निकल पा रहा। तो जब इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा और ना ही इसका आपस में कोई संबंध हो पा रहा, तो इन शब्दों का कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों को लिखने ना लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब यदि मैं इसे लिख दूं, श्री राम जी ने बाण से या बाण द्वारा रावण को मारा, ठीक है। तो ये जो शब्द आए इसमें, यही शब्द कारक हैं। यही शब्द क्या है? कारक है। देखो और समझो। अब देखो, हिंदी में 8 तरीके के कारक बताए गए। हिंदी में 8 तरीके के कारक बताए गए। पहले कारक देख लो, फिर उसकी परिभाषा देखेंगे और किस प्रकार प्रयोग होगा वो देखेंगे, ठीक है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संबंध, संप्रदान लिखो पहले, संप्रदान, दूसरा अपदान, ठीक है। छठा अधिकरण, सातवां संबंध और आठवां संबोधन, ठीक है। तो अब इन 8 कारकों की विभक्ति देखो। कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति क्या होगी? ने होगी, यानी कर्ता के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाएगा तो उसके लिए ने शब्द प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कर्म की को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान की विषय होगी, लेकिन इसमें किसी चीज से अलग होना दर्शाया जाएगा, यानी पृथकीकरण दर्शाया जाएगा, ठीक है। अधिकरण या तो में या भीतर या पर या फिर ऊपर, ठीक है। संबंध में का
की, के, ठीक है, को भी आ जाए, और संबोधन में ए, हे, अरे, ओ, ये सब संबोधन में आ जाएंगे। इन्हें उतारो। अब चलो देखते हैं आगे। अब देखो, इसके दो तरीके, या तो मैं आपको पूरी परिभाषा बताऊं, या फिर एक वाक्य हम लिख लें और उसी में इसे सारे को समझ लें। ठीक है, वाक्यों के द्वारा समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, और उसी में परिभाषा जो है वो बोलकर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई लिखित में उत्तर तो देना नहीं कि भाई हम क्या नाम माध्यमिक शिक्षा में है या उत्तर माध्यमिक शिक्षा में है, तो ऐसा तो हम है नहीं। तो इसलिए हम वाक्य के द्वारा इसे समझते हुए चलेंगे, जिससे हमारा काम हो जाए और हमारे दिमाग में जल्दी बैठे। ऐसा काम करना। तो सबसे पहले कर्ता कारक समझते हैं। देखिए, यदि इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा ये है, वाक्य में जो कुछ भी कर्ता द्वारा करने का बोध हो वो कर्ता कारक है। ठीक है, या संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो कर्ता कारक है। जैसे विश्वास ने एक पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब देखो किसने खरीदी पेंसिल? विश्वास ने। ठीक है, तो यहां क्या पता चल रहा है मुझे? कर्ता के बारे में पता चल रहा है कि कर्ता ने कोई कार्य किया है या कर्ता के द्वारा कोई कार्य हुआ है। इस ने शब्द से पता चला मुझे। ठीक है, इसका फल कहां पड़ रहा है? कर्ता पर, कि कर्ता द्वारा कोई कार्य किया गया। क्या कार्य किया गया? उसने एक पेंसिल खरीदी। ठीक है, ने विभक्ति कर्ता कारक की, ने का पता चल गया विभक्ति की, वह ने कर्ता कारक की। विश्वास ने एक पेंसिल खरीदी, जहां कर्ता द्वारा जिस शब्द से कर्ता या संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा कोई कार्य करने का बोध हो या पता चले, वहां कर्ता कारक होता है। ठीक है, अगला
कर्म कारक। कर्म कारक रीता ने खुशबू को पुस्तक दी। ठीक है, तो यहां कार्य तो हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? मेन व्यक्ति कौन है? मुख्य व्यक्ति इसमें कौन है? मुख्य व्यक्ति है खुशबू। खुशबू को पुस्तक दी। ठीक है, इस वाक्य का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है? खुशबू को पुस्तक देना है। तो इसलिए सारा का सारा फल कहां चला गया? वो खुशबू पर चला गया। ठीक है, यानी कर्ता के किसी भी कार्य का, कर्ता के किसी भी कार्य का जहां हमें या जिस पर फल पड़ता हुआ नजर आए, ठीक है, क्रिया के जिस भाग पर फल पड़ता हुआ नजर आए, वो क्या होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्ता के किसी भी कार्य का फल जिस पर पड़ेगा वो कर्म कारक होगा। ठीक है, खुशबू को समझ में आ गया इतना? देखो एक बार नजर मार लो। अगला कौन सा था? तीसरा तीसरा था करण। करण कारक। करण कारक। तो करण की विभक्ति क्या थी? से या के द्वारा। अब देखो इन विभक्ति से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात किसी ना किसी साधन का प्रयोग जरूर होगा। भाई बिना माध्यम के तो द्वारा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी या किसी ना किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात कर्ता द्वारा किसी भी कार्य को करने में जिस साधन का प्रयोग किया जाए, जिस साधन का प्रयोग किया जाए, वही क्या होगा? करण कारक होगा। अब देखो कैसे? मेरे द्वारा, ठीक है, कलम से लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है। ठीक है, तो या इस वाक्य का यदि दूसरा रूप देखें यही, मैं कलम से या कलम द्वारा लिखता हूं। ठीक है, दो वाक्यों को अलग अलग फॉर्म में इसलिए लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि ये वाली पैटर्न दे दे या ये वाला आधार दे देगा, तो उसमें क्या होगा? हम थोड़े से वहां भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना, हम वाक्य के हर पहलू को नजर डाल के चलेंगे। ठीक है, मेरे द्वारा कलम से लिखा जा रहा है, एक साधन का प्रयोग किया गया, काहे से? कलम से। ठीक है,
या मैं कलम से लिखता हूं। कहां से? कलम से। ठीक है। कई बार इनका लोप भी हो जा तो हम उस वाक्य को थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई करके देख लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए दोनों को लिखा मैंने। बेटा बाहर जाओ, वहां बैठ जाओ, आप वहां बैठ जाओ बच्चे हैं, यहाँ बैठ कर देख लो यार, यहाँ बैठ जाओ, बल्ला खड़ गया। अब लोप वाला देखेंगे, लोप कैसे हो जाएगा। देखो, कुछ उदाहरण मुहावरे की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे आंखों देखी कानों सुनी। ये मुहावरा अधिकतर हमारे आम बोलचाल की भाषा में या कहीं भी कुछ भी ऐसी बात हो, चुगली हो, वहां यूज होगा। आंखों देखी कानों सुनी कह रहा भाई, लेकिन अब मैं देखूं, चाहे तो यहां से लगा दो, से छुपा हुआ है और द्वारा भी छुपा हुआ। आंखों द्वारा देखी हुई या आंखों से देखी हुई, या कानों से सुनी हुई या कानों द्वारा सुनी हुई, छुपा हुआ है ना। तो इस प्रकार इन विभक्तियों का लोप भी हो जा, और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो इसीलिए हम कई बार जो है वो अपने वाक्य को अपनी तरफ से उसे विस्तारित करके देख लेंगे। ठीक है, अगला करण हो गया। करण के बाद में देखते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक का क्या बताया था? संप्रदान कारक था के लिए या निमित्त या हेतु, ये शब्द पर्यायवाची शब्द कह लो। ठीक है, इसी की तरह अर्थ प्रकट करते हैं ये। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये शब्द दिख जाए और फिर आप वहां भ्रमित हो जाओ कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे। मैंने लखनऊ के लिए या लखनऊ जाने के लिए सीट आरक्षित करवाई। सीट आरक्षित कराई। ठीक है, देखो पता चला कि किस लिए कराई, लखनऊ जाने के लिए। या अन्य उदाहरण से समझे, मैंने अपनी गाय हेतु चारा खरीदा। ठीक है, तो यहां गाय के लिए, गाय चारा खाती है तो उसके लिए चारा खरीदा। ठीक है, यह है संप्रदान कारक, जहां हम किसी तीसरे पर्सन के लिए या दूसरे पर्सन के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हैं। हम किसी कर्ता जो भी कार्य करेगा वो किसी अन्य के लिए करेगा, वही क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है,
जहां कर्ता के किए गए कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य हो, वहां क्या होगा, वो संप्रदान कारक होगा। अरे मिटा दिया, देख लो एक सेकंड, ये देख लो, देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा है अपादान। अपादान में क्या होगा, अपादान में हमें विच्छेद पता चलेगा या पृथक पता चलेगा, पृथक्करण ही पता चलेगा कि हम किसी वस्तु से अलग होते हुए प्रतीत होंगे, किसी वस्तु से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। जैसे से का भाव होगा, लेकिन वो भाव कैसा होगा, अलग होने का या दूर जाने का। ठीक है, कैसे, वह कल दिल्ली से निकल गया, वह दिल्ली से कल निकल गया। ठीक है, या आम का सीजन चल रहा, आम पेड़ से गिर गया। ठीक है, तो यहां मुझे जो भाव पता चला वो दूर होने का। भाई कोई व्यक्ति था, वो दिल्ली शहर में था, लेकिन अब वो किसी भी साधन से या पैदल या कुछ भी वो दिल्ली से निकल गया, अब वो कहीं दूसरी जगह है। या कोई पेड़ था, पेड़ पे आम लटक रहा था, ठीक है, वो नीचे गिर गया, टपक गया। आम का सीजन है, टपका चल रहा है, तो ये क्या हुआ, पेड़ से अलग होने का भाव पता चला। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें क्या होगा, अलग होने का भाव या पृथकीकरण का भाव हमें पता चलेगा कि हम किसी वस्तु से या किसी चीज से या किसी शहर से दूर रहते। ठीक है, जैसे दूध से मक्खन निकाला गया या निकलता है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, वहां अपादान कारक हो गया। ठीक है, देखो फिर आगे चलते हैं। अपादान के बाद अधिकरण। अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक में हम क्या देखेंगे, अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो क्या है, में या पर या ऊपर या फिर में की जगह भीतर या अंदर। ठीक है, इनका हमें भाव आएगा। ठीक है, इनका भाव हमें पता चलेगा। तो उदाहरण देखते हैं कैसे। उदाहरण क्या रहेगा, जैसे
मेरी पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है। या कपड़े अलमारी में रख दो, ठीक है। अब देखो मेज पर, भाई मेज है, ये मेज है, मेज को कोई पुस्तक रखी हुई है, तो मेज के ऊपर पुस्तक रखी हुई, साफ साफ पता चल रहा वाक्य जो है ये दर्शाना चाह रहा कि मेज के ऊपर पुस्तक रखी हुई। ऐसे ही अलमारी में कपड़े रखे हुए अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर रखे हुए अलमारी में कपड़े, जाहिर सी बात है। तो यहां हमें क्या पता चल रहा, अंदर का भाव आ रहा, तो यहां क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। जहां हमें किसी चीज का ऊपर या में या क्या नाम अंदर के भाव आए या ऊपर रखी हुई चीज का भाव आए, इन और ओन का भाव, इंग्लिश वाले समझेंगे, इन और ओन का भाव आएगा, जहां पर वो अधिकरण होगा, ठीक है। अर्थात जहां किसी अन्य साधन द्वारा, ठीक है, जहां जो कर्ता है और जो कर्ता का कर्म है वो किसी अन्य साधन पर निर्भर हो रहा हो, वो अधिकरण होगा, ठीक है। देखो इसे उतारो। समझ में आ गया, जहां किसी अन्य आधार पर क्रिया या कर्ता की क्रिया टिकी भी हो, उसका कर्म टिका हुआ हो। आधार क्या है यहाँ, जैसे मेज है और जैसे ये अलमारी है, ठीक है। इसी तीसरी चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो अगला देखते हैं, अगला है संबंध कारक। संबंध कारक, देखो संबंध जहां किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से या किसी वस्तु से या किसी भी चीज से संबंध स्थापित हो, संबंध का पता चले। जैसे वह आदेश का भतीजा है, ठीक है। जैसे पेड़ा 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 मावे मावे का बना है, ये गलत हो जाएगा, इसे छोड़ दो। जैसे वह सहारनपुर से है। देखो यहां भले ही से शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन इसका जो लोप हो रहा है वो काम हो रहा, वह सहारनपुर का है, ठीक है। यहां ये सेम ये वाक्य इसीलिए लिखा मैंने कि आपको पता चले कि यहां से संबंध दर्शा रहा, ना तो ये अपादान में है, ठीक है, ना ही ये करण में है। क्यों नहीं है? क्योंकि करण में मैंने आपको क्या बताया था, करण में साधन बताया था, ठीक है, और अपादान में क्या बताया था, अपादान में अलग होना बताया था।
तो इसीलिए मैंने ये वाक्य लिखा, वह सहारनपुर से है, तो यहां इसका संबंध दर्शा रहा है। या मैं इसे यूं कह देता, वह सहारनपुरिया है, ठीक है। या वह अंग्रेज है। तो अंग्रेज, जब हम वह अंग्रेज है, तो यदि हम इसका संबंध देखा तो हम सीधा सीधा संबंध कहां से दर्शाएंगे? सीधा संबंध हम ब्रिटेन के वासियों से दर्शा लेते हैं, ठीक है, कि वही अंग्रेज माने जाते हैं ज्यादातर, या यूनाइटेड किंगडम में जितने भी देश हैं उन सबका संबंध हम अंग्रेज से मानते हैं। तो यहां मैं क्या दर्शा रहा, एक संबंध दर्शा रहा कि वो कहीं ना कहीं यूके का रहने वाला है। या वह हिंदुस्तानी है, या हम सब हिंदुस्तानी है। तो यहां हिंदुस्तानी जो शब्द है वो हमें संबंध को दर्शा रहे कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या भारतीय हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने संबंध में लिखा, संबंध कारक में, ताकि आप समझ सकें कि कई बार से का प्रयोग जरूरी नहीं है, वो करण में होगा या अपादान में होगा, ठीक है। हम अपने वाक्य को विस्तारित करके देखेंगे, उसके भाव को हमें समझना जरूरी है। जैसे यहाँ आदेश का भतीजा, ये सीधा सीधा सा आपने देख लिया और सीधा इसमें संबंध दर्शा दिया कि आदेश का क्या है, वो भतीजा है, यानी आदेश के भाई का लड़का है। अब यहां क्या है, यहां मैंने उसे एक शहर से बिलोंग कर दिया, ठीक है। बिलोंग अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे। मैंने क्या करा, यहाँ एक शहर से उसकी बिलोंगिंग दर्शा दी, यहाँ एक देश से दर्शा दी, तो उसका संबंध मुझे पता चल गया कि वो किस देश से है या किस शहर से है या वो किस राज्य से है। तो वहां भी संबंध कारक होगा। आप देखें जरा इसे, अब चलो चलते हैं अगले और लास्ट कारक की तरफ, ठीक है, फिर आज का टॉपिक खत्म होगा। लास्ट है हमारा 8वां जो कारक है वो है संबोधन। संबोधन कारक देखिए, जिस प्रकार हम अपने छोटों को या बड़ों को बुलाते हैं, ठीक है, वो सब संबोधन में आते हैं। जैसे अरे भाई इधर आ, ठीक है। हे मित्र आप कहां थे? तो ये शब्द क्या है, ये संबोधन शब्द है। ओ, अरे, हे, ठीक है, ये शब्द क्या है, ये संबोधन शब्द है। इसकी मीन पहचान देखिए, यदि कभी वाक्य आप पे इस प्रकार आ जाए, यदि कभी आपका वाक्य इस प्रकार आ जाए, वाक्य शुद्धिकरण की भी समझ लो यहां पर, ठीक है। यदि आप पे वाक्य शुद्धिकरण आ जाए और ये जो वाक्य है वो अन्य वाक्यों के साथ सिर्फ इस प्रकार से लिखा हुआ हो, तो ये वर्तनी की दृष्टि से गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद संबंध बोधक चिन्ह नहीं है, ठीक है। ये होगा तो सही होगा, वरना यदि ये होगा तो अब गलत होगा, यदि ये संबंध बोधक चिन्ह नहीं है तो। इसलिए हमें वाक्य में छोटे छोटे चिन्हों का, ये कारक ही तो है, छोटे छोटे कारक का भी हमें याद रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक शब्द था विभक्ति,
जो सभी कारकों की हमने देखी, वो एक तरीके का प्रत्यय है जो किसी भी कारक के, या यूं कह लो कारक के रूप में काम करेगा और कर्ता के या संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगने का काम करेगा और हमें वाक्य से उसका संबंध बताने का काम करेगा। ठीक है, ये विभक्ति की परिभाषा है। अब ये जो संस्कृत में सिर्फ 6 कारक होते हैं, संस्कृत में सिर्फ 6 कारक हों, क्योंकि वहां जो संबंध है और ये संबोधन है, ये दोनों ही कारक कर्ता के अंतर्गत ले लिए जा, तो इसलिए संस्कृत में सिर्फ 6 कारक होते हैं। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक था। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी वो मैंने बताने की पूरी कोशिश करी। फिर भी यदि कुछ छूट गया होगा या कोई बात रह गई होगी, तो जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, तो तब हमें सब चीज क्लियर होती चली जाएगी और हम जो भी जुड़ने लायक चीज होंगी या जोड़ने लायक चीज होंगी वो दोनों ही हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आज का टॉपिक आपका यहीं खत्म। मिलते हैं फिर। हर हर महादेव, जय श्री राम। तब तक के लिए